कुख्यात अपराधी गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड पुलिस ने ढेर कर दिया है। कैसे अमन साहू पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, पूरी रिपोर्ट को जानेंगे। रांची के एक छोटे से कस्बे के लड़के अमन साहू के गैंगस्टर बनने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। चलिए जानते हैं एक आम लड़के की गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। अमन साहू का बचपन पतरातू थर्मल बिरसा मार्केट में गुजरा है। वो वहाँ परिवार के साथ रहता था। उसकी 10वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पतरातू थर्मल में हुई है, जहां उसको एक बार उसकी बदमाशी के कारण स्कूल से निकाला भी गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिलती है कि वो स्कूल के समय से ही नशे का आदी हो गया था और धीरे धीरे उसकी संगत बिगड़ते जा रही थी। शराब, गांजा, सट्टाबाजी कम उम्र से ही वो करने लगा था। अमन साहू ने मात्र 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कभी रांची तक ही सीमित रहने वाला कम उम्र का यह लड़का धीरे धीरे विदेशों में भी सक्रिय होने लगा। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आम लड़कों की तरह उसने कुछ डिप्लोमा किए और एक मोबाइल की दुकान भी खोली थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है। इसी दौरान उसकी धीरे धीरे दोस्ती अपराधियों के साथ होने लगी और देखते ही देखते वो जुर्म का रास्ता उससे अच्छा लगने लगा। वह खुद भी जुर्म की दुनिया में अब एक्टिव हो गया। मीडिया रिपोर्ट में अमन साहू के बारे में छपी जानकारी के मुताबिक 2013 में वह पूरी तरह से अपराध की दुनिया में उतर आया था और उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई थी। माना जाता है कि उसने अपने साथियों के साथ व्यापारी और बिल्डर्स को धमकाना शुरू किया और एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर दिया। अमन साहू का गैंग का नेटवर्क बहुत बड़ा माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध के अलावा दावा यह भी किया जाता है कि वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला चुका था। उसकी रडार पर बड़े आदमी रहते थे क्योंकि झारखंड के कोयलांचल इलाके में वह दहशत का नाम बन चुका था। 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 29 सितंबर को वो पुलिस की कैद से भी फरार हो गया था। लेकिन बाद में उसे साल 2022 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब से उसे रायपुर लाया गया था, तब से 30 से ज़्यादा पुलिस के जवान उसे कड़ी सुरक्षा में लेकर वहां पहुंचे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमन साहू और उसकी गैंग के नाम से कई पेज भी बने हुए थे, जिसमें अमन साहू की कई तस्वीरें खतरनाक हथियारों के साथ थी, जिसमें वह अलग अलग पोज देता हुआ दिखाई देता था। अमन साहू को जब भी पुलिस किसी एक जेल से दूसरे जेल में ले जाती थी, तब उसे हाई प्रोटेक्शन के साथ लिया जाता था। बताया जाता है कि गैंगस्टर अमन साहू का फेसबुक अकाउंट अमन सिंह नाम का शख्स कनाडा से ऑपरेट करता है, जबकि दूसरा अकाउंट मलेशिया से, जिसका नाम सुनील राणा जो बताया जाता है, वो ऑपरेट करता है। राजस्थान का रहने वाला सुनील मीना लॉरेंस का दोस्त है। फिलहाल सुनील मीना अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। उसके प्रत्यार्पण के लिए जो है पूरी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। वह खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। यह भी कहा जाता है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था। हैरान की बात यह है कि इनकाउंटर से करीब 15 घंटे पहले अपने जो है अकाउंट पर उसने एक फ़ोटो पोस्ट की थी। उसमें वो एक बड़े सोफे पर टसन में बैठा हुआ नजर आ रहा है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर निकली थी। 12 मार्च को उसे एटीएस कोर्ट में पेश करना था। हालांकि मंगलवार को पलामू में जीप पलटने के बाद वह पुलिस के हथियार लेकर भागने लगा और पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में यह गैंगस्टर ढेर हो गया। अमन साहू को यूपी स्टाइल में ही जो है इनकाउंटर किया गया है। यूपी के कुख्यात अत्तिक अहमद के बेटे असद और गैंगस्टर विकास दुबे को भी इसी तरह मारा गया था। यूपी वाले बाबा का फॉर्मूला झारखंड में काम आया है। बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, जिसके बाद भागने के क्रम में पुलिस ने उसे मार गिराया था। दरअसल विकास दुबे ने सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद एसटीएफ उसे एमपी के उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी और वहीं पर गाड़ी पलट जाती है। विकास हथियार छीनकर भागने लगता है और तभी एसटीएफ ने उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। यानी कि इसी तर्ज पर अमन साहू की भी इनकाउंटर कर दी गई है। सीआईडी ने एटीएस से जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अनुसार अमन साहू के गिरोह में जो है 145 गुर्गे हैं। इनमें 99 जो हैं जेल से बाहर हैं और इनके पास
5 AK-47 हथियार सहित 250 से ज़्यादा हुए हथियार हैं। जेल जाने के बाद अमन साहू की गैंग को अमन के गाइडेंस पर मयंक चला रहा है। अमन पर अलग अलग थानों में 124 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। मयंक की बात करें तो वो मूल रूप से यूपी यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। अमन साहू का गिरोह में 250 से अधिक हथियार हैं, जिसमें 9 कार्बाइन, 70 देसी कट्टा और 166 पिस्टल है, ऐसा बताया जाता है। झारखंड में उसे कई जेलों में जो है ट्रांसफ़र किया जाता रहा है। 2021 में रांची से पाकुड़ जेल लिया गया और वहीं पर 13 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल, वहीं पर 23 जुलाई 2022 को मंडल कारा सिमडेगा लिया गया, 17 सितंबर 2022 को परामू जेल भेजा गया, 24 नवंबर 2022 को दुमका जेल भेजा गया, 19 अगस्त 2023 को चाईबासा जेल भेजा गया और 11 अक्टूबर 2023 को पुनः पलामू जेल भेजा गया और 20 जून 2024 को फिर से वो गिरिडीह जेल आता है। 21 जुलाई 2024 को गिरिडीह जेल से चाईबासा जेल भी भेजा गया। अमन साहू जो है वो जेल से ही अलग अलग जिलों में कारोबारियों पर लगातार धमकी देने और रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। अमन साहू के खिलाफ कई आपराधिक मामले कई थानों में पूरे झारखंड में दर्ज हैं। ऐसे में जब वो जेल के अंदर था, उस वक्त जेल के जो अधीक्षक थे उनको जो है वो धमकी दिया था, क्योंकि जेल के अंदर वो गांजा चाहता था, मोबाइल फ़ोन चाहते थे, वो तमाम सुविधाएं उसे जो है नहीं मिल रही थी और इसी से नाराज होकर वो जो है जेल के अंदर से ही उसके गुर्गों के द्वारा जेल अधीक्षक को मैसेज के माध्यम से धमकी दिया गया था उसके परिवार को गोली से मारने की। तो सोचिए ये अपराधी कितना खतरनाक था। मगर फिलहाल अब जो है इस अपराध का अंत हो चुका है। जो तमाम गुर्गे हैं अभी जेल के बाहर हैं और उतने हथियार भी हैं जिसे पुलिस को बरामद करना है और उसके गुर्गे को भी ख़त्म करना है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमन साहू के मारे जाने के बाद इन गुर्गों को कैसे पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। और यूपी मॉडल लाने में, योगी का मॉडल लाने में हेमंत सोरेन जी थोड़ा लेट कर दिए। आज मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इसी स्टाइल में झारखंड में सफाया करते रहिए। निश्चित रूप से झारखंड में अमन और चैन रहेगा। जिस तरह से कल डीजीपी ने बातें कही थी उसके बाद कल डीजीपी ने जो कहा था वो गलत उन्होंने कहा था। इस प्रकार से एक बड़े अधिकारी का बयान आना कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया, हमारे जवानों का मनोबल को कम कर दिया है। आज उन्होंने जो स्टाइल अपनाया है, निश्चित रूप से झारखंड को यही चाहिए। हेमंत साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। इस इनकाउंटर में माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है, वही यूपी मॉडल तो प्रदेश का योगी मॉडल वही अपनाया झारखंड पुलिस। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते।